हमारे साथ शुभम अग्रवाल और राजन शाह इस समय मौजूद है। शुभम, इस समय निफ्टी में क्या करें? 16 पॉइंट नीचे है, कल कमजोरी ज्यादा थी, क्या आपको लग रहा है ये थोड़ा सा बेस बन रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, खरीदारी बनती है, ऊपर जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो निफ्टी में अभी तक अपर एंड पे ऐसा कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं हुआ है जिसके बेसिस पे हम ये कह सके कि एक मेजर टॉप फॉर्मेशन हुआ हो। तो जो लास्ट 2-3 दिन से जो हम एक करेक्शन देख रहे हैं वो बहुत ही एक टेम्पररी करेक्शन लग रहा है विद इन द मीडियम टर्म अप ट्रेंड जो हमने देखा निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि 6150 और 6070 ये दो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है, और अगर निफ्टी 6150 के नीचे आता है तो दैट शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमारे जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है जहां पे जनरली हम कोरिलेशन देखते हैं विद द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द इमर्जिंग इकोनॉमीज, वहां पे हमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन मिल रहा है कि एक स्विच हो सकता है फ्रॉम द डेवलप्ड मार्केट टू द इमर्जिंग मार्केट। जो कंसर्न्स थे ऑफ वोलेटाइल करेंसी जो इमर्जिंग मार्केट के, वो भी कुछ समय के लिए हमने देखा कि वोलेटिलिटी जो है करेंसी मार्केट में वो कम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक स्विच पॉसिबल है। अगर आप इमर्जिंग इकोनॉमीज देखें जैसे कि ब्राजील और हैंगसेन, वहां पे भी हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हमारा कॉल है ओवरऑल वो ये है कि अगर यहाँ से कोई टेम्पररी करेक्शन देखने को मिलता है निफ्टी में तो उसे यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और जो फर्स्ट टारगेट हम देखते हैं निफ्टी पे वो 6500 पर है। ओके, गिरावट में खरीदारी करें, 6500 के टारगेट आने की उम्मीद की जा सकती है। इस बीच SJVN सतलुज जल विद्युत निगम के नतीजे आए हैं और ये स्टॉक करीबन 4.5% ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 416 करोड़ पे मुनाफा आया है, अच्छी बढ़त यहां देखने को मिली है और सेल्स में भी करीबन 5% के आसपास का इजाफा SJVN में देखने को मिला है। पर स्टॉक आप देख सकते हैं बहुत ही तेजी में 6% ऊपर अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। राजन, क्या आपकी नजर है इस पे? नहीं, इतना क्लोजली मैं ट्रैक नहीं करता हूं प्रदीप से, सो इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो आपको NHPC ज्यादा पसंद है? नहीं, NHPC भी पसंद नहीं और NTPC भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट अगर पावर जनरेशन में ही देखना है तो मैं टाटा पावर की तरफ देखूंगा। हाँ, मुझे पता है कि मुंद्रा कंट्रोवर्सी, मुंद्रा में काफी लॉस हो रहा है कंपनी को, लेकिन मेरा बेट प्राइवेट सेक्टर में रहेगा कि न कि पब्लिक सेक्टर में। ओके, तो फिलहाल नतीजों के चलते स्टॉक में हम एक स्पाइक आते हुए देख रहे हैं। SJVN अभी नतीजे आए हैं, लेकिन राजन का कहना है कि उनकी नजर फिलहाल इस काउंटर पे नहीं है। चार्ट्स पे अगर शुभम आपने नजर डाली हो, क्या कोई कॉल दे पाएंगे क्योंकि अचानक स्पाइक आई है ट्रेडर्स का, फिलहाल इस पे रुझान बढ़ता हुआ? SJVN तो हम ट्रैक नहीं करते, बट अगर हम NHPC का चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेटर पैटर्न हो रहा है जिसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो एक बहुत ही छोटा टारगेट उसमें देखा जा सकता है 22 रुपए का, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है स्टॉक में वो अभी भी बेरिश है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि बहुत ही एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 17.5 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 22। ओके, लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। कुछ और खास स्टॉक्स जिनमें बड़े मूव्स देखने को मिले हैं उन पर लेंगे राय आगे, साथ ही स्टॉक 2020 के टॉप परफॉर्मेंस भी बताएंगे आपको। हमारे साथ शुभम अग्रवाल और राजन शाह इस समय मौजूद हैं। राजन, BHEL आपने नंबर्स देखे, अब क्या करें? क्योंकि उम्मीद थी कि इस तरह के नंबर्स आएंगे फिलहाल, लेकिन जो मार्जिन्स है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, वो हमारी उम्मीद से काफ़ी कम है, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि 18% के साथ 13% मार्जिन्स आएंगे, लेकिन 4.6% ये हमारी उम्मीद से काफ़ी कम है। क्या करें BHEL? जो लास्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए थे तब जिस तरह की ऑर्डर बुक पोजीशन BHEL ने दिखाई थी, तो ऑब्वियसली तभी पता चल गया था कि इस साल का परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहे और इस साल मुझे लग रहा है कि ये इसका EPS बहुत ही बड़ा नॉक लेगा। 140 पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में काफी, इसे एक्चुअली बहुत ही बुरी तरह तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ से भी हो सकता है थोड़ी डाउनसाइड हो BHEL के स्टॉक में। बट जैसा कि मैंने पहले भी शो में कहा कि PSU स्टॉक्स के प्रति मेरा इतना लगाव नहीं है। मैं अगर पावर सेक्टर में ही जाना है तो मैं कमिंस प्रेफर करूंगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा है कि कमिंस ने अच्छा ग्रोथ दिखाया था, प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी आई थी, और इस क्वार्टर में भी हमारी अपेक्षा है कि कमिंस अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मुझे लग रहा है कि 400 के लेवल पे इसमें ध्यान, और इसमें प्लस बायआउट का भी चांस है। कमिंस US जो है
वो इससे पूरा इसमें अपना स्टेक बढ़ा के डीलिस्ट की बड़ी बात हो सकती है आने वाले महीनों में। तो मुझे लग रहा है कि कमिंस जो आज की तारीख में मेरे ख्याल से 16 के प्राइस अर्निंग पे, 16 या 18 के प्राइस अर्निंग पे चल रहे हैं, मैं उस पर डेफिनेटली निवेश करने का प्रेफर करूंगा वीज़ा-वी BHEL। ओके, तो कमिंस एक बेहतर बेट होगा BHEL के मुकाबले में। इस बीच सोना कोयो के स्टॉक पे नजर डालिए, क्योंकि नतीजे आए हैं यहाँ पर और जबरदस्त तेजी नतीजों के बाद देखने को मिल रही है। मुनाफे में अच्छा खासा इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, 7 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ पे कंसोलिडेटेड मुनाफा, और बिक्री 328 करोड़ से बढ़कर 384 करोड़ पे पहुंचती हुई नजर आई है। तो काफी जबरदस्त तेजी, 10% ऊपर अब ये स्टॉक पहुंच चुका है। राजन, आपकी नजर है? नहीं प्रदीप, मेरी नजर ऑटो एंसिलरी में मैंने आपके एक मल्टी जैकपॉट शेयर में एक स्टॉक रेकमेंड किया था थोड़े हफ्तों पहले, महिंद्रा यूजिन 92 के लेवल पे, आज करीबन 110 के लेवल पे। लेकिन प्रदीप, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है ये ऑटो एंसिलरी में। सोया कोया मुझे पता नहीं कि 35% रिटर्न देगा, लेकिन महिंद्रा यूजिन डेफिनेटली दे सकता है। और इसका एक्सप्लेनेशन में देना चाहूंगा, ये कंपनी 5 महीनों में मर्ज हो रही है महिंद्रा फॉर्जिंग के साथ, और महिंद्रा फॉर्जिंग का शेयर का भाव चल रहा है 48। अगर आपके पास 100 शेयर महिंद्रा यूजिन के हैं तो आपको 284 शेयर्स मिलेंगे महिंद्रा फॉर्जिंग्स के। तो अगर आप 2.84 को मल्टीप्लाई करते हो 48 के साथ तो 135-136 का बहुत है, जबकि महिंद्रा यूजिन आपको 110 रुपए में मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 5 महीनों में 25% गारंटेड रिटर्न अगर आपको मिल रहा है, तो क्यों फिर सोया कोया खरीदें। सोना कोयो की आप बात कर रहे हैं, सोना कोयो के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रहे। मुनाफा दोबारा आपको बताएं 80% बढ़ गया, 7 करोड़ के सामने 12.5 करोड़। और अगर आप देखेंगे बिक्री ईयर ऑन ईयर करीब 17% बढ़ी, 328 के सामने 384 करोड़। कुछ और शेयर पे एक राय ले लेते हैं फिलहाल। शुभम, हम देख रहे हैं कि सीमेंट काउंटर्स में काफ़ी एक्टिविटी है, और खासकर इंडिया सीमेंट ये वायदा बाजार में काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है, वॉल्यूम्स के साथ ऊपर आ रहा है। क्या करें इसमें? सीमेंट अगर हम एज अ होल सेक्टर की बात करें तो हमें लगता है कि अभी जो रीसेंट पुल बैक देखने को मिला है सीमेंट स्टॉक्स में, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जस्ट एक टेम्पररी करेक्टिव वेव था। तो जो हमारा मीडियम टर्म कॉल है सीमेंट एज अ सेक्टर पे, वो नेगेटिव है। और डिस्पाइट मार्केट मूविंग अप, हमें लगता है कि एक सेक्टर जो कि अंडर परफॉर्म कर सकता है उसमें से एक सीमेंट है। स्पेसिफिक अगर इंडिया सीमेंट को हम देखें तो स्टॉक बहुत ही लंबे समय से बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा था, और एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होने के चलते हमें लगता है कि थोड़ी और अपसाइड की पॉसिबिलिटी अभी भी वहां पे बची हुई है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 65। बट अगर हम और सीमेंट स्टॉक्स की बात करें जैसे कि ACC और अंबुजा सीमेंट, तो वहां पे जो लॉन्ग टर्म जो चार्ट पैटर्न है वो अभी भी बेरिश है। और हमें लगता है कि ACC जैसा स्टॉक जो कि भी पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, वहां अल्टीमेटली हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 940। तो सीमेंट एज अ होल वी डोंट लाइक सीमेंट, बट यस इंडिया सीमेंट ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 65 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड पॉसिबल है। इस बीच खबर आ रही है इटली में सर्विसेज PMI को लेकर, और ये काफी तेजी से गिरी है। खास बात यह है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की कल मीटिंग होने वाली है, और वहां पे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती देखी जा सकती है। जाहिर है कि ये आंकड़े और भी उसको सपोर्ट करेंगे, और शायद यही वजह है कि यूरोप के मार्केट्स इस खबर के बाद भी काफी हद तक पॉजिटिव जोन में ही नजर आ रहे हैं। वापस लौटते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ और स्टॉक्स पे राय लेंगे। शुभम, सरकारी बैंकों में करेक्शन देखने को मिल रहा है काफी जबरदस्त तेजी के बाद, खासतौर पे सिंडिकेट बैंक, OBC और यूनियन बैंक, ये 3 स्टॉक हैं जो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ करेक्ट हो रहे हैं। सिंडिकेट तो करीब 5% नीचे आता हुआ। वैल्यूएशन के नजरिए से ये तीनों ही स्टॉक इस समय काफी अट्रैक्टिव हैं, यही वजह है कि पिछले हफ्ते भर में चले थे। क्या आप गिरावट में खरीद का मौका देखते हैं या निकलेंगे? ये टोटली डिपेंड करता है कि हम क्या टाइम फ्रेम से स्टॉक को देख रहे हैं। पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड की। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखें तो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग मिड कैप बैंकिंग नेम्स में हमने एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हुए देखा था चार्ट पे, जो कि इंडिकेट करता है कि एक टेम्पररी पुल बैक जो कि अभी हो रहा है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड से काउंटर ट्रेंड में बिहेव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मिड कैप बैंक्स में वो अभी भी नेगेटिव है, और करंट लेवल से भी हमें यहाँ से और 30 to 35% का फॉल देखने को मिल सकता है मिड कैप बैंक्स में। बट अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें जहां पे स्टॉक्स में
अभी पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम देखने को मिला है, तो अगर हम एक महीने का अगर कॉल लेते हैं तो वहां पे पॉसिबल है कि और यहाँ से 5 से 7% का अपसाइड मिड कैप बैंकिंग में हमें देखने को मिल सकता है, बट दैट इज अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो मेरी सलाह यही होगी कि इस टाइप की जो शॉर्ट टर्म टैक्टिकल मूव्स है उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, और जो लार्जर ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है। तो अगर 5-7% का मूवमेंट हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलता है मिड कैप बैंक्स में, तो उसे यूज करना चाहिए एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एंड शॉर्ट ट्रेड्स कैन बी इनिशिएटेड इन दैट सेगमेंट। राजन, क्या आप सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि मुहूर्त के दौरान भी हमने देखा काफी एक्सपर्ट्स ने, ब्रोकरेजेस ने अपने क्लाइंट्स को मिड कैप बैंक्स में खरीद की राय दी है? प्रदीप जी, मैं ये बैंक्स के प्रति मेरा इतना ये नहीं है। ये काफी मूवमेंट हमने देखी है एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में। हाँ, मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे मेरा थोड़ा फोकस रहेगा, बिकॉज आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि काफी बिग बैंकिंग रिफॉर्म्स वो लाएंगे, और प्लस फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ करेंगे, प्लस छोटी मोटी बैंकों को टेक ओवर काफी इजी कर देंगे। तो इससे छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बड़ी बैंक छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को टेक ओवर करने के फुल चांस हो जाते हैं, तो वैल्यूएशंस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेरा बेट रहेगा यहाँ पे, जैसे कि कर्नाटका बैंक है, साउथ इंडिया बैंक है, फेडरल बैंक है। तो ये टेक ओवर टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले सालों में। और बैंक से ज्यादा मुझे एनबीएफसी पसंद है, तो वहां पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट या फिर महिंद्रा फाइनेंस, उसके तरफ बजाज फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है। तो एनबीएफसी स्टॉक्स काफी सस्ते मिल रहे हैं विज़ा-विज़ बैंकिंग स्टॉक्स, तो मेरा फोकस वहां पे रहेगा। ओके, तो ये बेहतर स्ट्रेटेजी होगी आपके लिए। शुक्रिया राजन और शुभम, आप दोनों का ही आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब आइए देखते हैं स्टॉक 2020 में आज के टॉप परफॉर्मेंस।